मेरे लक्ष्य बहुत बड़े हैं और बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है। जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने की बात करता हूँ, आपको अपने समाज के लिए खड़ा होना जरूर पड़ेगा। बिहार इलेक्शन को लेकर के भी सुगबुगाहट बढ़ रही है, बहुत तेजी से धीरे धीरे बढ़ रहा है और हर नेता कहीं न कहीं अपनी उम्मीद में, अपनी दाव पेच में लगा हुआ है कि कब कौन बाजी मार ले। हालांकि हर कोई चाहता है अपनी भूमिका निभाने के लिए बिहार में, और कई सारे ऐसे नेता हैं जो ऑलरेडी भूमिका निभा चुके हैं। कोई ऐसे नेता है जो लोकसभा की सीट पर आ चुके हैं, या तो जीत चुके हैं या तो हार चुके हैं। लेकिन बात है अब विधानसभा की सीट को क्लिक करने के लिए, और उसी क्लिक करने के लिए जो 4-5 जो नेता है जो काफ़ी अभी चर्चे में बने हुए हैं, उसमें अलग ही क्षमता है, उनमें अलग ही प्रभुत्ता है, उनके अंदर वो हलचल है और बिहार विधानसभा को सीट को क्लिक करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हालांकि उस तैयारी में जो सबसे बड़ा जो चेहरा निकल करके आ रहा है, जो सबसे बड़ा जो नाम निकल करके आ रहा है, वो चिराग पासवान को लेकर के आ रहा है। चिंतन करना है, मंथन करना है, अध्ययन करना है कि क्या मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने से तो चिराग पासवान ऑलरेडी वो सांसद में हैं, यानी ऑलरेडी वो कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन बिहार के विधायक वाली जो सीट है आज तक वो क्लिक नहीं कर पाए हैं। आज तक उनका कोई भी पद नहीं मिल पाया है, और ऐसे स्थितियां में बिहार के लेकर के जो सीएम का जो दावेदारी है, उस सीएम का दावेदारी कहीं ना कहीं अछूता रह जाएगा। यानी बिहार में अगर सीएम बनना है तो बिहार के लिए विधायक पहले बनना पड़ेगा, यानी उनको उस सीट पे कहीं ना कहीं सीट पर खड़ा होना पड़ेगा और चुनौती देना पड़ेगा, तब जाकर के बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि अपने लालच के लिए अगर मैं समझौते भी करता तो मुझे लगता है 2020 का वो समय था जब मुझे कर लेना चाहिए था वो, और कर भी पाएंगे। और हालांकि जितने बार कहते हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है, मुझे बिहार में रहना है, बिहार की सेवा करना है, तो बिहार में उतरना पड़ेगा। और उस लिस्ट में सबसे पहले पैदान पे चिराग पासवान है। कभी भी किसी भी सीट पर वो खड़ा हो सकते हैं। हालांकि वह सीट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ वाली सीट को रखा गया है, यानी उनके ओपोनेंट में चिराग पासवान लगते हैं, लड़ सकते हैं, यानी राघोपुर का सीट काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कई और नेता बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, यानी उनमें सबसे बड़ा जो और नाम निकल करके आ रहा है वो खुद अपने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। वो भी राजनीतिक दाव पेच तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, विकास किया, जनता का भला किया, जितना उनसे हो सका सब ज़्यादा नहीं आजमाए हैं। लेकिन उनके पार्टी कार्यकर्ता इस बात को कहीं न कहीं कह रहे हैं कि अब मौका दे दीजिए, अब उन्हें भी खड़ा होने दीजिए, अब वह संभालने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आपकी स्थितियां और परिस्थितियां धीरे धीरे खराब होती जा रही है, आपकी सेहत ठीक नहीं रहते हैं। तो इसमें निशांत कुमार बड़ी भूमिका में निकल के आ सकते हैं और बड़ा कुछ खेल कर सकते हैं। हालांकि उनके सीट के लेकर के भी कई सारी चर्चाएं हो रही है और वो नालंदा में कहीं भी सीट पर वो खड़ा हो सकते हैं। लेकिन अभी उनके पिता कहीं न कहीं जो सीएम है नीतीश कुमार, उनको लेकर के अभी भी सुगबुगाहट नहीं कर रहे हैं, अभी क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा बेटा निशांत कुमार किस सीट के लिए खड़ा होगा। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता कई बार ऐलान कर चुके हैं, कई बार उनके पोस्टर लगा चुके हैं, कई बार उनके बैनर लगा चुके हैं। यानी इस बार उन्हें मौका दीजिए और बिहार के किसी न किसी सीट पर आसीन करिए, क्योंकि आने वाला समय या तो सीएम पद की दावेदारी रख सकता है, नहीं तो डिप्टी सीएम की दावेदारी रखता है। फिलहाल क्या कुछ होने वाला है, उनके साथ साथ अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो सम्राट चौधरी भी चल रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी एक एमएलसी नेता है और बड़े कुछ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी डिप्टी सीएम है और उनकी कहीं ना कहीं रुख अब सीएम की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो अपनी हौसला बुलंद करने के लिए, अपनी चाहत बुलंद करने के लिए अपने लोगों से मिल रहे हैं और इस बार जबरदस्त भीड़ इकट्ठा करने के लिए हो सकता है कि वह सीट वैसा सीट चुनेंगे जहां पर नीतीश कुमार खड़ा होते हैं, यानी राजगीर और नालंदा का जो सीट है नीतीश कुमार का, उसी सीट के ओपोनेंट में खड़ा हो सकते हैं सम्राट चौधरी। यानी ऐसी स्थितियां में अगर एक बड़ा खेल हो सकता है, या फिर जो भी सीट मिलेगा उस सीट पर मेजोरिटी ऑफ वोट ला देंगे, यानी वोट के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के लेकर के वो बहुत घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और बीजेपी के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और डिप्टी सीएम होने के नाते एक अपनी प्रभुत्ता, अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए हर तरह से विजिट कर रहे हैं, हर तरह से लोकार्पण कर रहे हैं और साथ साथ अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए। और आने वाला समय 2025 मुख्यमंत्री का दरवाजा खड़ा है, खटखटा रहा है, तो क्यों ना चल के प्रयास किया जाए। इसके लिए सम्राट चौधरी भी रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद जो तीसरे
जो सबसे बड़ी नाम है वो खास करके लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता के लिए मेरा जान निछावर है। रोहिणी आचार्य को लेकर के आ रही है। रोहिणी आचार्य इसलिए ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि उनके पिता को जब प्रॉब्लम्स आया था, ऐसे कुछ हृदय में कोई प्रॉब्लम्स आया था, किडनी को लेकर के फेल्युअर को प्रॉब्लम्स आया था, तो उनको किडनी अगर कोई देने वाली है, उनकी लाइफ का जो सर्टिफिकेट बनाने वाली है, उसकी लाइफ को इंक्रीमेंट करने वाली है, तो कोई और नहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य है। और रोहिणी आचार्य लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। बाकी कोई दे चाहे ना दे, रोहिणी आचार्य उस समय बिल्कुल साथ थी, इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट रही है। और कह सकते हैं लोकसभा के सीट के लेकर के सारण में वो काफ़ी हलचल में आई थी और बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई थी, लेकिन सीट क्लिक नहीं हुआ था। सारण की सीट के लेकर के कुछ ही सीटों से वो हार गई थी, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं था। और इसी अंतर कम होने की वजह से उनके अंदर भी एक नया उत्साह, एक नया जज्बा है कि इस बार अब लोकसभा सीट नहीं तो क्या, अब राज्यसभा के सीट पर खेलना पड़ेगा। और उस राज्यसभा सीट में लेकर करके वैसे सीट को चुन रहे हैं जहां पर चिराग पासवान खड़े होते हैं, यानी सोनपुर हजारीबाग वाला एरिया है। कहीं ना कहीं उस सीट को लेकर के अब रोहिणी आचार्य खड़ी हो रही है, यानी हाजीपुर का आसपास जो चिराग पासवान का एरिया है, जो इस पे जीतते हैं, उनके पिता का गढ़ रहा है, वैसे ही गढ़ पर कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य यानी लालू यादव के बेटी यानी तेजस्वी यादव की बहन खड़ी हो रही है और एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार बैठी है। यानी आने वाला समय अपने परिवार में कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू यादव का एक परिवार ही एक नेताओं का गढ़ रहा है, उसमें उनकी बेटी का भी एक नया इतिहास अब बहुत जल्द लिखा जाएगा। हालांकि मीसा भारती है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव हैं, हर कोई लिस्ट में शामिल है और अब रोहिणी आचार्य लिस्ट में आने वाली है और बिहार विधानसभा में एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार बैठी है और नए अंदाज में दिख रही है, तो भी हेड लिस्ट में आगे आ चुकी है। और उनके बाद जो एक और भी जो चेहरा निकल के आ रहा है वो कोई नहीं है, एक दलितों के नेता, एक दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं और सीटों के मांग में अपने आप को बड़ी आगे निकल करके आ रहे हैं और साथ साथ अपने आप को डिप्टी सीएम तक की मांग कर दी है। वो कोई और नहीं मुकेश सहनी जी हैं और मुकेश बाकी का सीट पर हमारे सहयोगी चुनाव लड़ेंगे। सहनी का दावा है कि हम ही सरकार बनाएंगे और तेजस्वी के साथ रह करके एक सरकारी पारी खेलेंगे और उसमें सीटों को लेकर के भी उन्होंने कह दिया था मुझे कम से कम 50 सीटें चाहिए। यानी अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, यानी लड़ा तो है लेकिन जीता नहीं है। और ऐसी स्थितियां में एक भी चुनाव नहीं जीतने के कारण अभी भी उनके सिक्के मजबूत है, क्योंकि उनका गढ़ मजबूत है और उनके पास जो वोट प्रतिशत है काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी क्लिक हो सकता है। यानी हम नहीं जीते लेकिन प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि कभी भी क्लिक हो सकता है। मूड बना, फ्रेश हुआ और कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन चेंज हुआ, 1-2% क्लिक वोट हुआ, यानी सारा खाता कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को लेकर चले जाएंगे और उसमें वो काफ़ी हावी हो चुके हैं और काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि सीएम का तो नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम का पद वो कहीं ना कहीं अपने खाते बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर वीआईपी पार्टी का होगा, तो ये भी हम इसके साथ साथ और भी ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनमें जीताराम मांझी है, लेकिन जीताराम मांझी को उतनी लोकप्रियता हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो आप दोबारा सीएम बनने की उम्मीद में नहीं है, क्योंकि लोग अब उन्हें सीएम के रूप में नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि एक बार नीतीश कुमार ने बैठा के देख लिया था और कई बार क्या क्या हुआ वो सब कुछ क्लियर है, क्योंकि नीतीश कुमार ही ने इस चीज़ों को खुलासा कर दिया, बता दिया है। और इसको लेकर के अब जीताराम मांझी की चर्चाएं थोड़ी कम है, चर्चाएं तो है लेकिन उस पद के लिए नहीं है, उस डिप्टी सीएम और सीएम के लेकर के नहीं है। सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और एक और जो चेहरा जो कहीं ना कहीं छिपा है और कहीं ना कहीं जो घुसा हुआ है निकल करके आएगा, तो वो बीजेपी की तरफ से वह अभी क्लियरली नहीं हो चुका है। और दूसरा भी ऐसे ऐसे चेहरे तो बहुत सारे हैं और भी चेहरे जो खास कर करके अगर मतभेद होता है जेडीयू में, तो उसमें भी लल्लन सिंह जैसे चेहरे आ सकते हैं, संजय झा जैसे चेहरे आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा अभी चेहरा छुपा हुआ है। लेकिन ये जो 5 चेहरे हैं काफ़ी वाइब्रेंट हो रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहे हैं और अपनी पारी खेलने के लिए बिहार विधानसभा में शिरकत होने के लिए तैयार बैठे हैं और काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं, काफ़ी वायरल चल रहे हैं। देखते हैं कि इनका सिक्का कैसा चलने वाला है, बिहार में इनकी कितनी लोकप्रियता होने वाली है। जितना उछल रहे हैं
हैं, जितना लाइटें में आ रहे हैं, जितना प्रकाश फैला रहे हैं, क्या बिहार में उतना प्रकाश फैलाएंगे? क्या बिहार के लोग उन्हें उस प्रकाश में प्रकाशित होने देंगे? ऐसा बहुत कुछ मामला अब धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और बहुत कुछ अब मामला अब बिहार का रुख पकड़ते जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सारा कहीं ना कहीं खेल अभी सरकार की तरफ से उधर शिफ्ट हो गया था। यानी देश पहले जरूरी थी, उसके बाद बिहार इलेक्शंस की जरूरत थी, लेकिन देश में अब शांति का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्टॉप कर दिया गया है ऐसा माना जा रहा है, और खास कर करके जिस तरह से सीज फायर की स्थितियां हुई है तो मौसम अभी ठंडा है, लेकिन बिहार का इलेक्शन अब धीरे धीरे गर्मा रहा है, यानी उधर ठंडा तो इधर गर्म। ऐसा माहौल में बिहार के इन 4-5 नेता है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और बहुत कुछ अपनी अपनी पारी खेलने के लिए तैयार बैठे हैं। इन सारे नेताओं में आपके फेवरेट कौन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और क्यों फेवरेट है, उनमें क्या खासियत है, ज़रूर अपना शेयर करिएगा, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कंटेंट बना करके दे दूं।